जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये तो बच्चों को बता देगा कि जीवाणु की खोज कौन किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। असली तो मजा तब है कि जो कोई बता दे कब किया था। ठीक है, तो कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कब किया था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो कब किया था दोस्तों, वो 1676 ईस्वी में किया था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है वह क्या है दोस्तों? वो है मेरा बैक्टीरिया। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल मेरा है यहाँ पे कि कणीय तत्व क्या है दोस्तों? कणीय तत्व क्या है? वो मेरा एक वायु प्रदूषक चीज़ है। ठीक, अगला सवाल है कि वैस्कुलर, जिसे संवहनी बोला जाता है, पौधों में पानी ऊपर किससे आता है दोस्तों? तो किससे आता है पानी ऊपर? जाइलम टिश्यू से आता है, आपको सबको पता है। पौधे में जाइलम का काम होता है सारे जगह पे पानी को पहुँचाना। अगला सवाल है यहाँ पे आपके स्क्रीन पर कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है दोस्तों कितना होता है? तो जो नॉर्मल टेम्परेचर मेरा होता है वो 36.9 डिग्री सी होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ये तो सब बच्चा वाला सवाल है कि सर्वदाता वर्ग में रक्तदाता का ग्रुप कौन सा है, यानी कि जो सभी को ब्लड दे सकता है, यानी कि मेरा वो ब्लड ग्रुप सभी को ब्लड दे सकता है दोस्तों। अगला है कौन सा जो सबसे ले सकता है उसको बोलते हैं ए बी। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में मिलने वाला अगर कोई ब्लड ग्रुप है दोस्तों तो वो है मेरा ए बी, याद रखिएगा। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, यानी कि हड्डियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं हड्डी के अध्ययन को, स्केलेटन के अध्ययन को। ठीक, अगला सवाल है कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं दोस्तों? तो कितनी जोड़ी निकलता हैं? तो वो निकलती हैं 31 जोड़ी, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 71 कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों? तो जो 2 बार विकसित होते हैं वो हमारा 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, और जो 12 दांत होते हैं दोस्तों वो मात्र एक बार विकसित होते हैं, ये भी याद रखिएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो बताओ कि तुम्हारे दोस्त की खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? तो तुम्हारे दोस्त की खोपड़ी में 28 हड्डियां हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा। जो शरीर में होता है टोटल हड्डियों की संख्या 206 होता है दोस्तों, तथा कपाल में जो हड्डियों की संख्या होता है वो 8 होता है। उसके बाद एक मुख में जो हड्डी का पूछा जाता है 14 होता है, जिसको चेहरा में भी बोलते हैं कि चेहरा में हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो 14 होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा यहाँ पे है आपके स्क्रीन पर 73 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, कैसी हड्डी होती है? तो वो एक बहुत ही ठोस हड्डी होती है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल अगर के देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होता है मेरा 206, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला सवाल है दोस्तों अवशेषी अंग नहीं है दोस्तों। तो जो अवशेषी अंग नहीं है दोस्त वो है मेरा सामने चपटे कृदंत, जिसको बोलते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंग अगर के आप बताना चाहें, अवशेषी अंग दोस्तों ऐसे अंग को बोला जाता है जो कि पुराने ज़माने में जो लोग होते थे, प्राचीन काल में जो लोग होते हैं दोस्तों, कि उस ज़माने में उस चीज़ का काम होता था और वर्तमान जीवन में जो अभी हम लोग जीवन जी रहे हैं उसमें उसका काम नहीं है। अगर इसका एक उदाहरण देखें तो जो हमारे शरीर में अपेंडिक्स पाया जाता है दोस्तों, अपेंडिक्स का जो मुख्य काम था, जो पुराने ज़माने के प्राचीन काल में लोग होते थे, वो जो कच्चा मांस खाते थे जानवरों का, जो कच्चा मांस जो जब खाते थे तो उसको पचाने में जो हमारा जो अपेंडिक्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा ये काम करता था। लेकिन जो वर्तमान काल में है सारे लोग पका हुआ भोजन खाते हैं, जिसके वजह से अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, इसीलिए उसको अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। ये अपेंडिक्स को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं के पूछ रहा था, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है कृदंत। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पर देखने को मिलेगा कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है, कौन सा उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो वो उत्तरदायी होता है मेरा एंजाइम, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? यानी कि खट्टे फलों में पाया जाता है जो कि चमड़ा के लिए स्वास्थ्य जरूरत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी मेरा राइट आंसर होगा। विटामिन सी खाने से आप एकदम गोरे और चमकदार नजर आएंगे, क्योंकि आपका स्किन एकदम साफ रहेगा दोस्त। इसीलिए आंवला
खट्टा वगैरह, नींबू वगैरह, खट्टा चीज़ खाने पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा भी नहीं खाना है, ठीक है। अगला सवाल है, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दूध किसका घटिया स्रोत है, यानी कि उसमें नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी का। विटामिन सी जब रसदार फलों में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, तो दूध में कहाँ से? दूध में डाल दीजिएगा तो दूध फट के दही बन जाएगा, ठीक। अगला सवाल है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो जो रासायनिक नाम है मेरा, सब लोग जानते हैं, वो नाम है विटामिन सी का मेरा एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर के अगला सवाल की तरफ बढ़ना चाहें, क्वेश्चन नंबर मेरा 80 क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि इंसुलिन प्राप्त होता है दोस्तों। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ों से प्राप्त होता है मेरा, ठीक है। जो सवाल ये भी पूछता है कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक पॉलीसेकेराइड है, याद रखिएगा, ठीक। अगला सवाल है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जो सेल में पाया जाता है 80% से अधिक, वो है मेरा जल, याद रखिएगा, ठीक। अगला सवाल है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे, कितने साल पुराना थे? तो इसका कोई पुख्ता अभी जानकारी हमको नहीं मिला। और किसी को इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताने की कृपा करें आप लोग, ठीक। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है दोस्तों? तो जो निषेचन की क्रिया होती है वो मेरा होती है अंडवाहिनी में, ठीक। अगला सवाल है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज हैं, जो मतलब आज हम लोग हैं, वो किसके पूर्वज हैं? क्रोमैग्नॉन मनुष्य के हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आप लोगों के स्क्रीन पे, ठीक। विकास का मुख्य कारक है दोस्तों, क्या मुख्य कारक है? वो मेरा मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। अगला सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ की शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहा जाता है, जिसके क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं म्यूट्यूलिज्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है दोस्तों? तो कहाँ पे होता है? वो होता है मेरा स्पाइनल कॉर्ड में, कशेरुक रज्जु में होता है, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ के बढ़ेंगे। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं विकास का कारण है, क्या विकास का कारण है दोस्तों? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन मेरा विकास का कारण है। अगला सवाल है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो एसिटिलीन का भी प्रयोग होता है और एथिलीन का भी प्रयोग होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि इसमें 2 आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है मेरा यहाँ पे कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, कौन सा मिलता है दोस्त? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जैसे कि देख सकते हैं बीजों और तना काट से, ये दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है यहाँ पे आपके स्क्रीन पर कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक क्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं परासरण, ठीक। अगला सवाल है स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 92 कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? सिंपल सी बात है भैया कि वो सांस नहीं ले पाती है और तड़प तड़प के अपनी जान दे देती है कि पानी हमसे तो बिछड़ गया, ठीक है। अगर कि आप भी किसी से बिछड़िएगा तो तड़प तड़प के जान नहीं देना है, उसको आपको इंतकाम लेना है, क्या बनकर? IAS बनकर। अगला सवाल है, ठीक। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? जहाँ आप रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम आवास बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं, या ये सब चीज़ याद रखिएगा, ठीक। हैबिटेट। अगला सवाल है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? वो पहचानते हैं अपने गंध से कि कितना दुर्गंध आ रहा है इस मधुमक्खी से, इसको तो हम जानते ही होंगे, ठीक है। अगला सवाल है दोस्त कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में जो धातु होती है वो मेरा होती है यहाँ पे लोहा। अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही जल्द हम लोग 100 के कगार पे पहुंचने वाले हैं। अभी भी लाइक नहीं किए तो जल्दी से जल्दी पहले लाइक कीजिए 100 नंबर क्वेश्चन पहुंचने से पहले, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से डायबिटीज़ होता है? तो वो मेरा डायबिटीज़ होता है दोस्तों इंसुलिन की कमी से, ठीक है। जो इंसुलिन होता है दोस्तों
वो हमारे शरीर में मधुमेह को नियंत्रित करता है, ठीक। और इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसी के बाद जो हमारा शरीर में ग्लूकोज का भी मतलब नियंत्रण खो जाता है, उसका बैलेंस नहीं हो पाता है, इसीलिए हमको डायबिटीज़ हो जाता है, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है ये। अगला सवाल है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो एक विषाणु के द्वारा होता है, ये सब लोग जानते हैं। अगला सवाल है कि HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV वायरस जो है वो एड्स का वायरस है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आ गए हम लोग कि निमोनिया एक संक्रमण है दोस्तों। किसका संक्रमण है? यानी कि मतलब किसको ये प्रभावित करती है? वो प्रभावित करती है मेरा फेफड़ा को। अगला सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णधाता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें से केवल एक X क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल मेरा है आपके स्क्रीन पर, एस्प्रिन कहाँ से मिलती है दोस्तों? जो एस्प्रिन है दोस्तों वो मिलती है एक पेड़ से मिलती है, ठीक। अगला सवाल है कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो हम वो करते हैं नाइट्रोजन का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 बोल रहे हैं 104 है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है दोस्तों? जो क्लोरोफिल में पाया जाता है वो पाया जाता है मेरा मैग्नीशियम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि पौधे एवं जड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, उसको अंग्रेजी में हम बोल देंगे फोटोसिंथेसिस। अगला सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 आपके स्क्रीन पर है कि कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं दोस्तों? तो किसकी कमी से ये उगते हैं? वो उगते हैं नाइट्रोजन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है दोस्तों? तो जो जीवन के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो मेरा हो जाएगा पुष्प। आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुआ। जीवन चक्र के दृष्टि से पुष्प बहुत इम्पोर्टेंट है और जीवन काल की दृष्टि से पत्ती बहुत मतलब ये है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे जीवन काल हम बोलें तो जीवन काल मतलब हम कब तक जी रहे हैं ये मेरा जीवन काल होगा, और जीवन चक्र मतलब जो आने वाला मेरा बाल बच्चा होगा वो मेरा जीवन काल होगा। तो वो जो डिफाइन मतलब निर्भर करती है किसी पौधे के, वो पुष्प पर करती है, क्योंकि पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का दोस्तों विकास होता है, जिसमें बीज होता है और बीज के बाद पौधा बनता है, ठीक। और जो ये पत्ती होता है, अगर पत्ती को हम नाश कर देंगे तो पौधा को ही नाश हो जाएगा, लेकिन अगर पुष्प को नाश कर देंगे तो पूरा प्रजातीय खत्म हो जाएगा पौधा के। आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो भोजन के भंडारण में भी मदद करता है और उसको पौधे का आकार देने में भी मदद करता है दोस्तों, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ही सही होगा मेरा। अगला सवाल है दोस्त आपके स्क्रीन पर कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है दोस्तों वो है मेरा सिकोया का वृक्ष। ये इसका जो लंबाई होता है लगभग 115 मीटर लंबाई होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है मेरा दोस्तों कि एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 111 कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है दोस्तों? किस में होता है अधिकतम प्रोटीन? वो होता है मेरा सोयाबीन में, ठीक। अगला सवाल है कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वो प्रवर्धन के लिए किया जाता है तना काट गन्ना का, यानी कि गन्ना का जो खेती किया जाता है वो उसमें कलम लगाया जाता है। कलम मतलब समझते हैं, जिसका ऊपर वाला चीज़ काट, जैसे इतना बड़ा पेड़ हुआ ना तो उसका एक टहनिया काट देता है, यानी कि ऊपर काट के जगह उसको ज़मीन में मतलब गाड़ देता है तो उससे निकल जाता है, वही बोलता है तना काट, ठीक। ये जो गाँव से लोग होंगे सब लोग जानते हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है इसमें कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया कहाँ होता है? तो वो होता है इंडोनेशिया के जंगलों में, आप लोग ये भी याद रखिएगा।
इसका जो सबसे पहले जो खोज किया गया था 1818 ईस्वी में किया गया था जोसेफ अर्नोल्ड के द्वारा। जोसेफ अर्नोल्ड के द्वारा ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो ये सब भी याद रखा कीजिए। अगला है यहाँ पे आपकी मतलब स्क्रीन पर क्वेश्चन दोस्त कि हरिगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था दोस्तों, तो वो किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 115 की डॉक्टरों द्वारा एक अच्छे से पढ़ने दीजिए हमको। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया जो होता है यानी कि के रूप में प्रयोग में होने वाली हास्य गैस है दोस्तों, तो क्या है हास्य गैस मेरा नाइट्रस ऑक्साइड, सब लोग जानते हैं। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है दोस्तों वो क्या है आर्कियोप्टेरिक्स, तो वो एक जुरासिक युग में सर्वपुरातन पक्षी है। जुरासिक वर्ल्ड जिन्होंने मूवी हॉलीवुड वाला देखा होगा ना, उसमें ये चीज़ दिखाया गया है आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में। ठीक, तो वो सब भी अगर मूवी देख रहे हैं तो उससे अच्छा चीज़ सीखिए, केवल ये नहीं कि हंसी मजाक वाला चीज़ देख लिए कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ दैनिक जीवन में आपकी पढ़ाई लिखाई में। तो ऐसा फिल्म ना देखा कीजिए, ऐसा फिल्म देखिए जिससे आपको देश दुनिया का समझ मिले, जिससे आपका जनरल नॉलेज मजबूत हो। ठीक, अगला सवाल है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं दोस्तों, किसमें किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं स्तनी में। ठीक, अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। देखिए कितना खतरनाक है, हर साल 5 लाख आदमी की मृत्यु होती है केवल और केवल क्षय रोग से, जिसको टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। अगला सवाल है यहाँ पे कि रात के समय में सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे बबुआ बिल्कुल मत सोना क्योंकि उस पर डायन रहती है। गांव में यही एक अमूमन देखने को मिलता है दोस्त कि लोग बोलता है ना वो पेड़वा के नीचे मत जाना, उसमें डायन रहता है, वो खा जाएगी तुमको। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पेड़ के नीचे डायन नहीं रहती है, बल्कि रात में जो होता है पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, जिससे हमारे सांस लेने मतलब दुभर हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमको ये बोला जाता है कि पेड़ के नीचे बिल्कुल मत सोना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, इसलिए वहाँ पे डायन और भूत कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी है, सबसे मीठा चीनियाँ कौन है, फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज का सूत्र क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, C6H12O6, याद रखिएगा। अगला सवाल है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121, शर्कराओं में सबसे मीठी कौन है। तो जैसे कि अभी तुरंत देखें, वो सबसे जो मीठा है वो फ्रुक्टोज है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील हिस्सा, यानी कि जो जीव होता है दोस्तों उसका हर हिस्सा हमारे हर स्वाद को बताने के लिए होता है। तो जो ये पूछ रहा है मेरा कि जो कड़वाहट है जीव में कहाँ जाने के बाद पता चलता है, तो वो पता चलता है पीछे भाग का। अगर कि आप पीछे भाग में किसी चीज़ को खा रहे हैं नहीं ले जाइएगा तो पता नहीं चलेगा वो कड़वा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। 123 में दोस्तों कि मटर पौधा है, मटर पौधा एक झाड़ी है, झाड़ी नहीं है, एक साग बोलते हैं उसको। ठीक, तो ऑप्शन नंबर है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो ये साग होते हैं दोस्तों ये द्विबीजपत्री होते हैं। जब हम जो एससीईआरटी बुक पढ़ा रहे थे तो उस समय आप लोगों को द्विबीजपत्री क्या होता है, साग क्या होता है, झाड़ी क्या होता है, सारा कुछ वो सब समझाए हुए हैं। वो वीडियो अभी चैनल पर अपलोडेड है, किसी को देखना होगा तो जाके एससीईआरटी बुक का समरी देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम साइंस आप लोग को बताए हुए हैं। अगला सवाल है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, तो उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती हैं। फलियां मतलब जो दाल हो गए और मूंगफली हो गए वो मेरा फलिया में आता है। और कुछ जानेंगे तो मटर हो गए, अरहर हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया, ये सब फलियां हो गए। अगला सवाल है कि थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, TSH। ये अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मेरा हो सकता है लास्ट क्वेश्चन ये हो कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों। तो किसकी कमी के कारण होता है, वो मेरा खराबी होता है आयोडीन की कमी के कारण। ठीक, अगला सवाल है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं, वो हम कहलाते हैं दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता। जो पहले का जो पौधा होता है, पौधा का हम लोग क्या बोलते हैं, पौधा को बोलते हैं प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, ये पौधा को क्या खाएगा, ये पौधा का बकरी खा जाएगा। ठीक है, तो बकरी जो हुआ ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे ये पौधा खुद से खाना बना रहा है तो ये उत्पादक हुआ, ये बकरी ये पौधा को खा रहा है तो ये प्रथम
प्रथम क्या हुआ, उपभोक्ता हुआ, यानी कि इसका उपभोग कर रहा है। अभी हम क्या करते हैं, नहीं बकरियों का खा जाते हैं, अभी पौधों का जैसे मान लीजिए साग वगैरह हो गया, फल वगैरह हो गया, उसको भी खा जाते हैं। तो हम आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में, क्योंकि हम दोनों चीज़ को खा जा रहे हैं।